फंड नहीं दिए, हम बहुत बार पूछना हुआ, कहीं पे नहीं दिए। धारूर के तमाम मुसलमान एकजुट हो गए, हमारे ईदगाह के लिए जमीन नहीं, हम जमीन पूछे तो उन्होंने बाउंड्री बना बोल के 5 लाख दे दूं बोल के बोले। अरे भाई हमारी जमीन इतनी है बनाने के लिए, तो बाउंड्री कहां से बनेंगे? तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। इसी अभी 30 तारीख को हाथ के निशान को कांग्रेस को जिताना है और सारे लोग बात कर रहा है, इसलिए मैं बात करने के लिए मौका दिए तो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये समझा कि अज़ान का वक्त है, लेकिन अज़ान में भी वक्त है, थोड़ी देर और। इस वक्त मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ दिल्ली की, हमारी AICC प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की तरफ से यहाँ के हमारे MLA साहब जो हैं कांग्रेस के, गड्डम प्रसाद सर की आप सबको ये गुजारिश है हमारी सेंट्रल टीम की तरफ से, AICC की तरफ से, कि आप सब यहाँ पे जो मौजूद हैं गड्डम प्रसाद सर को वोट दे करके जितवा के लाना है इस बार, क्योंकि हमको यहाँ जो फाशिस्ट ताकतें, जो सेक्युलरिज्म के खिलाफ ताकतें उठ रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना है। हम जानते हैं कि आप सब यहाँ से यहाँ पे तेलंगाना के बनने के बाद KCR को, BRS गवर्नमेंट को बहुत ही उससे चुन के लाए, लेकिन मेजॉरिटी में चुन के लाने के मुकाबले में 12% देने का उन्होंने वादा किया, लेकिन 12 के बजाय वो 0 पे आ गए। ना सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज की बात है, ना उन्होंने MP के लिए यहाँ पे किसी को रेकमेंड किया है यहाँ से तेलंगाना के बनने के बाद, ना हमारी IAS वगैरह की जो बड़ी बड़ी पोस्ट है वैसी पोस्ट में किसी को मुंतखब कराया है। हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये दुश्मनी है क्या? हम ये देखते हैं कि BJP और BRS एक है, जो BJP स्कीम लाती है BRS उसको सपोर्ट करती है, हमेशा हम ये देखते आए हैं। तो हमको अपनी कांग्रेस की सेक्युलर गवर्नमेंट को यहाँ पे हिंदुस्तान में जितवा के लाना है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये कांग्रेस है जिसने यहाँ पे एक सेक्युलर हुकूमत 65 साल तक हुकूमत की है। अभी ये 1 या 2 इलेक्शंस जो हुए हैं पिछले, इन इलेक्शंस में ये जो नई पार्टियां जिनका पहचान ही बहुत कम है, जिनको गुंजाइश पॉसिबिलिटी दी गई कि हुकूमत करें, उन्होंने ये किस किस्म की हुकूमत की है, किस तरह का इंसाफ किया है? इस जुल्म के खिलाफ हमको आवाज उठाना होगा। इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हम लोगों का यहाँ पे इक्वल राइट है। हम अपने हक की बात करेंगे, हम ऐसी फाशिस्ट ताकतों को उखाड़ के फेंकेंगे। मैं कर्नाटक से आ रही हूँ, कर्नाटक में 6 महीने हो गए इलेक्शन को, और जो जो वादे वहाँ पे किए गए, जो प्रोमिसेस किए गए, वो सारे गारंटी स्कीम वहाँ पे पूरे हो गए हैं। उसी तरह से तेलंगाना में भी जो 6 गारंटी स्कीम्स दिए जा रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से 100% पूरे होंगे। इसकी हम पूरे कांग्रेस के जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे जिम्मेदारी लेते हैं। ये वादा है हमारा कि पूरे 6 स्कीम्स यहाँ पे पूरे होंगे। आप लोग कांग्रेस को मेजॉरिटी में जितवा के लाइए। आपने देखा है कि भारत जोड़ो के दरमियान हमारे राहुल गांधी जी ने हर एक जगह पे जाके, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले तांडूर में हमारी जो एक बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया। मैं वहाँ पे अभी जाके आ रही हूँ थोड़ी देर पहले। आप लोग देख लीजिए कि हर एक कम्युनिटी को साथ लेके चलने का राहुल गांधी का वादा है। इन्होंने दुश्मनी पैदा की, इन्होंने हिंदू मुसलमान लड़वाया। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे नफरत की इस बाजार में, और हमको सबको राहुल गांधी के साथ इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम सब मोहब्बत से रहेंगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान सारी दुनिया में तरक्की करेगा। कांग्रेस को जितवा के लाइए, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं गड्डम प्रसाद सर, उनको जितवा के लाइए। कांग्रेस की हिम्मत बनिए, ताकत बनिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की सादत हमारे साथ होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी दिल्ली लिकर स्कैम के उनका नाम आ गया, उनको पूछताछ किया, लेकिन उसको छोड़ा। आपका जो मंत्री वहां है उनका नाम आ गया, उसकी जेल के अंदर है, ये क्यों बाहर है? उसको जेल क्यों नहीं भेजा है? सही सवाल, हाँ या ना?
बीआरएस का गठबंधन। आपको पता है जब राज्यसभा में ट्रिपल तलाक आ गया, सीएए, बीजेपी और बीआरएस का जो गठबंधन, तो अभी भी कविता बाहर है, जेल नहीं गई है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला आप मेरी बेटी को बाहर रखो, मैं आपको लोकसभा में आपको जिताएंगे। ये है गठबंधन। मैं पूछ रही हूँ, जो ट्रिपल तलाक है, जो सीएए था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, जो किसानों को बिल में, सबको किसने समर्थन दिया? बीजेपी को, बीआरएस बिल पास करने के लिए राज्यसभा में। तो ये मेरा मतलब है कि आप समझ गए ना आज क्या हो रहा है। और तो आपको ये समझना है कि 2004 में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण लेके आया था। किसने लेके आया था? वो कांग्रेस पार्टी। और बीआरएस ने क्या कहा? ये 4 से हम 12% करेंगे। किया है या नहीं किया है? इसी वजह से उसको विश्वास नहीं करना है। बीआर, केसीआर और एमआईएम के हाथ में है ये, तो क्यों है? किसको कहा ये जमीन ले, इनका प्रॉपर्टी लेने के लिए वकफ का, वो वकफ का होता है, उनका क्या हक है? और जो महिलाएं वहां बैठ रही है, मैं उनको भी देख रही हूँ, उनको मैं ये बोलना है कि आपको जैसे ड्रेस करना, आपको क्या पहनना, आपकी मर्जी होती है। हमारे नबी ने कहा है कि जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। तीसरी बार भी पूछा, माँ के कदमों के नीचे। इतना महत्वपूर्ण है। तो मैं देख रही हूँ जो महिला वहां बैठ रही है, वो सब खदीजा बेगम है। खदीजा बेगम बैठ रही है वहां, सब महिला वहां। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी अभी दे रहे आपको सुनना भी है, जो दे रहे हैं, जो अल्पसंख्यक लोग, जो मुसलमानों के लिए हम 4,000 हर साल आप लोगों के लिए होंगे। 4,000 करोड़ रखा हुआ है पार्टी आप लोगों के लिए। तो आप सोचिए 4,000 करोड़ और सब उलेमास को उनको अभी 10 से 12,000 मिलेगा हर महीने। और महिलाओं के लिए उनके खाते में 2,500 आएगा। गैस 500 में, गैस क्यों इतना महंगा है यहाँ? गैस इतना महंगा क्यों है? 500 आएगा और उसमें बस में फ्री जाएंगे। तो मेरे मुसलमान बहनों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपकी मर्जी से जो भी करना है, जो पैसा आपको चाहिए, जो महंगाई है, आपको पता है कि एक महिला के हाथ में अपनी शौहर पैसा देते हैं और महिला को सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो हम दे रहे हैं, ये आपके लिए है, जो आप अपने इसमें जी सकती है और आपके जो शौहर को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। और आपको पता है कि बिजली भी फ्री होंगे आप लोगों के लिए। आपको सब आपने सुना होगा ना ये सब। तो इतना अच्छा है। और बच्चे को 5 लाख भी मिल रहा है आपको, बच्चे को देखने के लिए 1 साल। आपको पता है कि उनके पढ़ाई के लिए आपको घर भी मिल रहा है। तो सब कुछ। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, कांग्रेस जो बोलते हैं वो करते हैं। कर्नाटक में हमने 5 घोषणाएं की है और अभी हमने वो वादा निभाया है, हमने किया हुआ है। आपके कोई भी रिश्तेदार कर्नाटक में जाके पूछ लीजिए, वो किया हुआ है। अभी भी कोई भी है कर्नाटक की, में एक बहन अभी बात की है, वो आपको बोल सकती हूँ, जो घोषणाएं की है वो सब हमने निभाए हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो कांग्रेस बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मैं आप मेरा शब्दों कम करके खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। माइनॉरिटी को लीड करने वाले, माइनॉरिटी के बातों को उठाने वाले रहबर सब तेलंगाना में आज पहुंचे हुए हैं। उसका वजह क्या है? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुसलमानों को खौफ पैदा करके उनके दिल में कांग्रेस को वोट चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो हालात है वो आपके सामने है। आज जो देश में हो रहा है वो आपके सामने है। अभी दो दिन पहले का बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूपी में हलाल सर्टिफाइड जितने प्रोडक्ट है उनको बैन करने का काम ये बीजेपी सरकार चालू कर चुकी है। जो लोग हलाल सर्टिफाइड
देखे होंगे। हलाल हलाल प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हिंदुस्तान में, ये बीजेपी का ये नया सिकुफ आयोग निकाला है अभी। रोज आप देख रहे हैं, रोज किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को खत्म करने का, मुसलमानों को जलील करने का, मुसलमानों को परेशान करने का काम बीजेपी सरकार बीते 9 साल से हिंदुस्तान में कर रही है। और उसका एक ही वजह है भाइयों, एक ही वजह है, हम लोग कुरान में फरमाने इलाही है कि जिस दिन जब मुस्लिम आवाम मुसलमान अपने ईमान के रास्ते से भटक जाता है, अल्लाह जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है हमारे सर पे। और आज तो ये है, आज जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, हम लोग रास्ते से भटक गए। हम ये जो कौम है, इस कौम को किसी का भरोसा नहीं है सिर्फ अल्लाह के सिवा। हम लोग सिर्फ अल्लाह को भरोसा करते हैं। हम किसी के भरोसे पे कि ये हमारे लिए ये कर देगा, ये कर देगा, ये हमारा भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा अल्लाह पे है। हमको रिस्क अल्लाह अता करता है, हमको इज्जत भी अल्लाह अता करता है। लेकिन बात ये है भाइयों, गुजारिश जो है आज मैं तो गुजारिश करना आया हूँ आप लोगों से, माँ लोगों से गुजारिश करना आया हूँ। हम आंख से देख रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं कि हमारे अंदर, हमारे कौम के अंदर कुछ लोग बोल दो, खाली बोल दो, हमारे रहनुमा बनकर, हमारे रहबर बनकर, भाई खाना मत शुरू करिए प्लीज, खाना मत शुरू करिए। वहां भी बहनी के पास जितने भी लोग हैं बनाइए, खाना शुरू मत करिए, खाना शुरू मत करो। कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे लीडर बने हुए हैं आज हिंदुस्तान में, हमारे सामने में सबको मालूम है, बच्चा बच्चा मुसलमान का जानता है कि बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को खत्म करने का काम, मुसलमानों को दमन करने का काम करता है, सबको मालूम है। चीज बंद कर देते हैं। ये अजान का आवाज जो है सर, इस अजान के आवाज को आप लोग अगर सुनना चाहते हैं, जिस तरह से अजान गूंज रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी का और आरएसएस का खात्मा जरूरी है। क्योंकि कल वो हमारे माइक को बंद कर रहा है, मस्जिदों को भी शहीद करने में लगा हुआ है। तो आज सर क्लियर बात है, तेलंगाना में क्यों है? तेलंगाना में इलेक्शन है, हर देश में हर जगह इलेक्शन होता है, लेकिन हिंदुस्तान से हर शहर से, हर राज्य से बड़े बड़े लीडरों को क्यों भेजा है कांग्रेस पार्टी आप लोगों से गुजारिश करने के लिए? मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं क्यों यहाँ आया हूँ आप लोगों के लिए? मेरे बोलने से क्या आप लोग वोट दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को भेजा गया है जो साजिश बीआरएस, एआईएम और बीजेपी जो मिल के वो लोग जो साजिश कर रहे हैं आज तेलंगाना में, उनका मकसद है कि किसी भी हाल से कांग्रेस को आने नहीं देना है। कांग्रेस को, यदि कांग्रेस जीतता है तो 17 एमपी कांग्रेस के जीत जाएंगे 2024 में। बीजेपी का दूसरे राज्यों में भी हालत खराब है। बीजेपी मध्य प्रदेश में हार रहा है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में हार रहा है, बीजेपी राजस्थान में हार रहा है, बीजेपी मिजोरम में हार रहा है। उनके पास में अब रास्ता नहीं है। और अगर तेलंगाना में बीजेपी हार जाता है तो 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना जरूरी है। तो कैसे साफ होगा? बीजेपी कैसे हारेगा? हम लोग दिल से, दिमाग से सोचकर कांग्रेस के कैंडिडेट जहां भी उठे तेलंगाना में, उनको जिताने का काम करें। बीआरएस, एआईएम और बीजेपी ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये क्लियर है, सबको मालूम है। तो मेरा गुजारिश आप लोगों से ये है कि हम लोग किसी के भड़काने में, किसी के बहकाने में नहीं आए। हमारा मुस्तकबिल अगर हमको मजबूती से रखना है हिंदुस्तान में, तो आरएसएस और बीजेपी को हमको हराना होगा। और उससे ज्यादा खतरनाक ये एआईएमएम पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बीजेपी को जिताना होता है, अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, कांग्रेस के कैंडिडेट को हराता है। आप जाकर देख लीजिए, झारखंड में 14 कैंडिडेट को हराया है। 3000 4000 मुस्लिम वोट ले जाता है। मुसलमानों के जज्बात को भड़का के, मुसलमानों का रखना बनने का ड्रामा करके वोट लेता है।
है और लास्ट में बीजेपी के साथ में मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम में चुप रहता है। ये तो एम और बीआरएस और बीजेपी अलग अलग नहीं है। अगर हमको कांग्रेस को जिताने का बात नहीं है, आज भारत को बचाने का बात है, इस देश को अपने वतन को बचाने का बात है। और ये वतन तभी बचेगा अगर आप लोग वोट देते हैं 5 साल में, अगर इस वोट को आप लोगों को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, भारत का जो संविधान है, संविधान को बचा हुआ देखना चाहते हैं, उस संविधान को, जो संविधान आपको हक दिया है, हुकूक दिया है वोट देकर सरकार बदलने का, ये संविधान को भी बदलने का बीजेपी का प्लान रेडी है। और वोट नहीं होगा, अगर बीजेपी 2024 में जीत के आता है तो आप वोट भूल जाइए और वोट का अधिकार हमारे पास में नहीं होगा। तो इस अधिकार को, इस हक को जिंदा रखने के लिए, इस हक को कायम रखने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत एक सेकुलर कंट्री है जहां हम लोग सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। ये हमारा मादर वतन है। इसको बचाने के लिए, इसके संविधान को बचाने के लिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप लोग दिमाग से और दिल से विचार कीजिए। ये अपने जो दुश्मन है, छुपे हुए दुश्मन और खुले दुश्मन, इनको हराइए, कांग्रेस को लाइए। कांग्रेस 2024 में इंशाअल्लाह अगर तेलंगाना में आप लोग कांग्रेस का सरकार बनाते हैं, इंशाअल्लाह 2024 में कांग्रेस का सरकार आएगा। छोटा सा एक शायरी आप लोग को बोलते मैं अपना जो वक्तव्य है वो बंद करना चाहता हूँ। बहती है जो प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है जो प्रेम की गंगा बहने दो, मत भड़काओ देश में दंगा रहने दो, मत भड़काओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, सर में हमारे सिर्फ तिरंगा रहने दो। నిన్న మన ముఖ్యమంత్రి इकड़े ఉన్నటువంటి ब्लैक ग्राउंड को వచ్చి हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? मुसलमानों को रमजान को कपड़े दे रहे हैं, मुसलमान को रमजान में इफ्तार में बिरयानी खिला रहे हैं। నేను మా ముస్లిం సోదరులను అడుగుతున్నా, బిర్యానీ ముస్లింలు ఇప్పుడు తింటున్నారా? 1200 సంవత్సరాల క్రితం అక్బర్ మొఘల్ చక్రవర్తులు అయినటువంటి కాలంలోనే ముస్లింలు ఈ ప్రాంతానికి బిర్యానీని పరిచయం చేసినటువంటి సోదరులారా, నువ్వు మాకు బిర్యానీ తినిపించి 2 జతల బట్టలిచ్చి మా ఓటు బ్యాంకును కొల్లగొట్టి మా వక్కుపోడు భూములన్నింటినీ నాశనం చేసి మమ్మల్ని రంజాన్ పండుగకి బట్టలు తీసుకునేటటువంటి బిచ్చగాళ్ళుగా చిత్రీకరించినటువంటి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు దేశం విభజన జరిగినటువంటి 1947 నుంచి హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనమైనటువంటి సెప్టెంబర్ 1948 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింల కోసం పనిచేసింది. సోదరులారా, ఒకే ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఒకే ఒక్క ముస్లిం ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడంటే మనం ప్రమోట్ అయినట్లా రిమోట్ అయినట్లా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. నేను ఇంకో విషయం చెప్తా. నేను 2004 కంటే ముందు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పోయినప్పుడు అక్కడ నిజాం నవాబ్ కట్టినటువంటి ఆర్ట్స్ కళాశాల ముందు ఏదైనా జల్సా జరిగితే, ఏదైనా మీటింగ్ జరిగితే కేవలం 4 ముస్లిం యువకులు, ముస్లిం పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు, టోపీ పెట్టుకొని సిగ్గుపడే వాళ్ళు, మొత్తం వేరే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. కానీ 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముస్లింలకు 4% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది. ఈ రోజు 2004 తర్వాత ఉస్మానియా ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు ఇఫ్తార్ దావత్లు అయినాయి. అక్కడ ప్రతి 17 హాస్టళ్లలో ప్రతి హాస్టల్లో కూడా ఈ రోజు కూడా నమాజ్ జరుగుతుంది. ఇది ముస్లింలకు కాంగ్రెస్ చేసినటువంటి మేలు సోదరులారా. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే
ఇలాగ మాటలు మాట్లాడి కోతలు కోసేటటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ కాదు. బాక్లా నంగల్ ప్రాజెక్టు కాడి నుంచి, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కాడి నుంచి, పక్కనే ఉన్నటువంటి కోటపల్లి ప్రాజెక్టు దాకా, ఈ పక్కనే ఉన్నటువంటి సర్పంపల్లి ప్రాజెక్టు దాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది. ఈ రోజు మతం పేరు మీద, కులం పేరు మీద ఈ రోజు నువ్వు మోసం చేసి ముస్లిం ఓట్ బ్యాంకులు కొల్లగొట్టి ఫస్లీ ఉర్దూ మాట్లాడి ముస్లింల మధ్యన చిచ్చులు రేపి ఈ రోజు మళ్ళీ అధికారం చేజిక్కించుకొని ముస్లింలను నవాబులను చేద్దామనుకుంటున్నావా, పిచ్చగాళ్ళని చేద్దామనుకుంటున్నావా? ఈసారి నడవదు. ఈ రోజు వికారాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ముస్లింలంతా కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారు. ఎవరి వైపు చూస్తున్నారు? ఈ రోజు రెండు సార్లు మోసపోయినాం సోదరులారా. 2014లో మోసపోయినాం, 2018లో మోసపోయినాం. మూడోసారి మోసపోతే మమ్మల్ని కాపాడేటటువంటి నాయకుడు ఎవరు లేరు. ఈ రోజు మమ్మల్ని కాపాడేటటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము ఓటేస్తామని ఈ సభలో మనమంతా ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేద్దాం, రెండు చేతుల్లోకి చేద్దాం సోదరులారా. గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కి ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని రెండు చేతులు నొప్పి చేద్దాం సోదరులారా. ఈ ప్రపంచంలోనే ముస్లింలు చాలా ఇమాందారులు ఉంటారు. మాట ఇస్తే తప్పనటువంటి వంశం మనది, మాట ఇస్తే తప్పనటువంటి కులం మనది. చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, తలకాయ పోయినా పర్వాలేదు, ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడేటటువంటి వంశం, ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడేటటువంటి కులం ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉంది అంటే అది ముస్లింలు సోదరులారా. ముస్లింలుగా పుట్టినందుకు గౌరవించాలి. రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీకి బి టీం అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ ని ఓడించాలి, మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ इसको बंद करवाना ये उनका एग्जाम्पल था, पूरे कॉलेजेस को खत्म कर दिया है। मेरे भाइयों, आज माइनॉरिटी कॉलेज करे हैं 200 मैं मानता हूं, लेकिन एक भी माइनॉरिटी कॉलेज को परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, एक भी माइनॉरिटी कॉलेज में परमानेंट स्टाफ नहीं है। यही शिवारेड्डी पेट में एक माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज है गर्ल्स का। मेरे भाइयों, पूरे बच्चे मुसलमान बच्चियां हैं, लेकिन उनको जो उनको तालीम देते हैं वो स्टाफ पूरा दूसरे कम्युनिटी के है। मेरे भाइयों, दूसरे कम्युनिटी के हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मुसलमानों को आप? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? शादी मुबारक बोलते हैं, मुसलमानों को एक के लिए शादी मुबारक आप दिए क्या? पूरे कम्युनिटी शादी मुबारक है, हमको भी है। फिर हमारे से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारा स्पेशल स्टेटस कहाँ है? मुसलमानों के लिए जो भी स्कीम्स कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, प्राइम मिनिस्टर क्या हुआ? भाई नहीं पूछा बीजेपी के बारे में तो मैं नहीं, हमारे आसफ साहब और हमारे शमा मैडम तो बहुत बताइए बीजेपी वालों के बारे में। ये केसीआर को वोट देने से हमारा वोट सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को, ये तो उसमें कोई डाउट नहीं है, नरेंद्र मोदी को वोट जाने वाला है मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आपको इस तकरीर से मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। मुझ पर इल्जाम लगाया संगीन, जिसकी वजह से मैंने हलफ लिया कुरान के हाथ कि मैं अल्लाह की कसम 1 इंच जमीन वक्त की या किसी और की जमीन मेरी जिंदगी के न कब्जा है। सवाल यह है कि इस मुल्क के हालात इंतहाई संगीन है। जरा गौर से सुनिए, मैं कोई जोशीली तकरीर करके आपको उस भाव में ले जाना नहीं चाहता। मैं यहां पर आया हूं कुछ बात आपसे करने। सबसे पहली सफाई है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पाबंद नहीं, मैं कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी इस कौम के लिए खड़ा हुआ जो इंतहाई गरीब, बिछड़ी हुई, मजलूम हो। अब इसकी कुछ तारीख है। मेरी जिंदगी की सुबह और शाम मेरी कौम के बच्चों में गुजर जाती है। मेरा जीना और मेरा मरना इसी के लिए।
मैं जिंदा हूं तुम लोगों में, मैं मरूंगा तुम लोगों में, मैं दफन होऊंगा तुम लोगों में। तो बिला शक और शुबा की बात है, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। अब हालात, थोड़ी सी तारीख, मैं एक चंद साल पीछे आपको लेकर जाना चाहता हूं। तेलंगाना एजिटेशन शुरू हुआ, सबसे पहले डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने शुरू किया 71। उस वक्त मैं बहुत कम उम्र था, लेकिन जज्बा तेलंगाना मुझ में मौजूद था और मैं डॉक्टर चिन्ना रेड्डी के साथ था। उनका ताल्लुक मेरे खानदान से बहुत करीबी था। उसके बाद तेलंगाना की आग तो जल रही थी, लेकिन इसको भड़काने वाला नहीं था। इस आग को भड़काने वाले का असल नाम प्रोफेसर जयशंकर, आज हम भूल रहे हैं उसको। केसीआर ने भी काम किया, उसका जो क्रेडिट है यकीनन उसको दूंगा। मेरा अख्तलाफ उससे कोई जाति नहीं, कोई शख्सियत नहीं, शख्सी नहीं है, मेरा कोई शख्सी एजेंडा नहीं। मेरी एक ही मांग है कि यह कौम मेरी गरीब है, इनका हक इनको दो। और आप गौर से देखो, सारे तेलंगाना में रोज सैकड़ों तकारीर हो रहे हैं, लेकिन किसी ने तुम्हारी हक के लिए आवाज नहीं उठाई। किसी ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी हो कि या कोई और हो, जो भी वेलफेयर स्कीम्स का ऐलान कर रहे हैं, जैसे बुजुर्गों को 4000 रुपए पेंशन, औरतों को 2500 रुपए माहवारी, गरीब बच्चियां जो कॉलेज को स्कूल को जाएंगी उनको ही स्कूटर, हर इस किस्म की जो बातें हैं। और बिलखुसूस इंदिरम्मा इल्लू के नाम से लोग जो घर बनाने वाले हैं, इसमें मुसलमानों का हिस्सा दो। मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आप 1000 घर बनाते हैं तो 100 हमको दो। अगर आप 1000 बुजुर्गों को पेंशन देते हैं तो हमारे पास भी बहुत ही गरीब बुजुर्ग हैं, उनको 100 दो। इस तरीके से आपके जो भी वेलफेयर स्कीम है उनको, उनमें से हमारा हिस्सा निकालो। इसके अलावा मेरी कोई मांग नहीं। अब मेरी आवाज को बंद करने की खातिर मुझ पर शख्सी हमला शुरू। बात तो इलेक्शन की है, बात तो उन वादों की है जो केसीआर ने किया था, बात तो उस वादे की है जिसमें 12% हमको रिजर्वेशन देने वाले थे, लेकिन वो सब एक तरफ हो गया। मेरी शख्सियत पर हमला एकदम से हुआ, ये बोलते हुए कि इसने वक्त की जायदाद पर कब्जा किया है। अल्लाह की कसम मेरी, मैं नहीं किया है और ये जलील काम मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता। मैं आज 1973 से मैं यहीं आपके करीब, मेरा घर है, मेरी जमीन है। आप पूछ लो कि किसी एक की जमीन पर खत्म रखा है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, इंशाल्लाह नहीं करूंगा। बेदाग हूं, बेदाग जाऊंगा, खबर फख्र है, उम्मती हूं उसका जिसके पास ये चीज हराम है। मैं नहीं करूंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। लोगों, झगड़ा क्या है? तेलंगाना एजुकेशन शुरू हुआ तो आज जो केसीआर की बात कर रहे हैं, उस वक्त तेलंगाना एजुकेशन के सब खिलाफ थे। मैंने 2 वक्त हेलीकॉप्टर में, यहां भी आया था, 2 वक्त हेलीकॉप्टर में सारे तेलंगाना का दौरा किया, गांव-गांव फिरकर मुसलमानों को बेदार किया, तो कहा कि ये तेलंगाना जो हैदराबाद स्टेट का जुज था, ये तेलंगाना के डेवलपमेंट में, इसको आबाद करने में हमारे असलाफ, तुम्हारे मेरे असलाफ का बहुत बड़ा हाथ है। आज बखराबाद, जहीराबाद, निजामाबाद, करीमनगर, ये किसके नाम है और क्यों दिए गए, ये सोचो। और ये बात याद रखो कि मैं तो शहर में रहता हूं, आप लोग इसमें हो सकता है कि कई देहात में,
जहाँ एक मुसलमान घर है तो 10 गैर मुस्लिम है। हमको रहना जीना मरना उनके साथ है। हमारे ताल्लुकात उनसे इंतहाई शक्कर और शीरीन के साथ, जिस तरीके से दूध और शक्कर मिलता है ना, इस तरीके से। और ये बात थी, मैंने वाजे किया कि एडजस्ट हो जाओ, तेलंगाना हासिल हो। और आज मैं ये बात कहता हूँ कि इस कौम ने, मेरी कौम ने मेरा साथ दिया, मेरी आवाज को माना, मेरी फिक्र को अपनाया और केसीआर के साथ हुए और तेलंगाना हासिल हुआ। उम्मीदों में उम्मीद जाकर यकीन में तब्दील होना चाहिए, क्योंकि केसीआर हमारी जबान बोलते थे, हमारी तहजीब से। लेकिन मैं बहुत अफसोस से बात कर रहा हूँ, मैंने उस शख्स के साथ तकरीबन 12 साल गुजारा है। रोज सुबह और शाम बैठते थे, मिलते थे, घंटों बात करते थे, प्लानिंग करते थे, मूवमेंट को चलाया। जैसे मूवमेंट अपनी मंजिल पे पहुंच रहा था, जयशंकर इस दुनिया से चला गया। बात है केसीआर से मिलना इतना मुश्किल हो गया जैसे अल्लाह था, नौजुबिल्लाह, नामुमकिन। मैं तो अपना इसके मिनिस्टर इनसे नहीं मिल सकते। अब इन हालात के बाद कांग्रेस हुकूमत आई, वाईएसआर, शब्बीर अली और वाईएसआर और दीगर दूसरे लोग, बिल्कुल शब्बीर अली ने बहुत खिदमत की। और फिर वाईएसआर ने ऐलान कर दिया कि हम 4% रिजर्वेशन देंगे। मत भूलो ये बात कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का था, मत भूलो ये कांग्रेस का एजेंडा था। मोमिन हमेशा एहसानमंद रहता है, एहसान फरामोश नहीं रहता। ये 4% रिजर्वेशन मिला, ये रिजर्वेशन इमीडिएटली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, मुफ्तबाजी शुरू हुई, जिसका मैं भी पार्टी था। हमने हारा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट गया और इसकी ऑर्डर दी। तो तकरीबन 16-17 साल से ये रिजर्वेशन है। इन रिजर्वेशन की वजह से एक बड़ी तादाद मुसलमानों की, वो के 4% रिजर्वेशन, लेकिन सैकड़ों मेडिकल कॉलेज में सीट्स, कई IPS IAS और गवर्नमेंट, दीगर गवर्नमेंट जॉब में मुसलमान पहुंचे। हासिल ये मेरी गुफ्तगू का कि रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए लाजिम है। हम बिछड़े हुए हैं, हम कमजोर हैं और हम बहुत गरीब हैं। हमको रिजर्वेशन चाहिए। अब इस दौरान एक बात गौर से सुनिएगा, नॉर्थ इंडिया में कश्मकश शुरू हो गई है, गौर से सुनिए। वो ये है, राहुल गांधी ने एक नारा लगाया, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी उतना हक। गौर से सुनो, इसके माने क्या है, सोचो। ये बात बहुत बड़ी है और बहुत दूर तक ले जाती है। और हम और आप गरीबों के लिए यह एक नेमत है, इस किस्म का फिक्र भी एक नेमत है। खुदा करे कि ये अमल में तब्दील हो जाए, हम दुआगो हैं और इंशाल्लाह हम साथ भी देंगे। अब आप अंदाजा लगाओ कि इसकी शुरुआत हुई बिहार से। तो गौर से सुनो बातें में, बार बार मैं आपसे मुतवज्जह हूं, बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुनिएगा। बिहार ने एक कास्ट सेंसस कराया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, पहले हाई कोर्ट में, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में, कि इस सेंसस को रोक दिया जाए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया सेंसस को। ये सेंसस मुकम्मल हुआ, अपनी मंजिल की तरफ चला और चंद दिन कबल वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो 75% रिजर्वेशन लगा देंगे। अब सुनिएगा और सुनिएगा। और उस सेंसस में जो चीज चौंका देने वाली बात सामने आई वो मुसलमानों की आबादी। अमित शाह ने फौरन कहा कि मुसलमानों की तादाद और यादवों की तादाद को बहुत बढ़ा के बताया गया है। वो किस्सा क्या है हमको जगह तक, हमको सिर्फ और सिर्फ ये सेंसस और ये रिजर्वेशन से ताल्लुक। अब राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि ये सेंसस हर स्टेट में होगा, तेलंगाना में भी होगा। मेरे भाई, जो हालात है वाक़यात है, एक बात कह दूं मैं तुमको, तुम्हारी ताकत तुम्हारे इत्तेहाद में, तुम्हारी जिल्लत तुम्हारे इंतजार में, मुत्तहिद हो जाओ। एक दूसरे से तो इख्तलाफात रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हुजूर की हदीस है, इख्तलाफ उम्मती पे रहमत। लेकिन जब इख्तलाफ इंतशार में तब्दील होता है वो चीज बर्दाश्त, वो काम मत करो। और ये जो इंतहाई अहम मुद्दा सारे मुल्क में चल रहा है और उठाया गया है कि जितनी आबादी उतना हक खुदा के लिए उसका साथ दो। तुम्हारी गुर्बत का वास्ता, तुम्हारी बेबसी का वास्ता, तुम्हारी जिल्लत का वास्ता, एक हो जाओ, अल्लाह के लिए एक हो जाओ, एक हो जाओ। और इस यकती को, इस यकजहती को, मुसलमानों की यूनिटी को मुसलमान के दुश्मन बर्दाश्त। आज राय जरा खामोश, क्योंकि बात बहुत अहम है। आज मैं ये बात कहता हूं दावे से कि बीजेपी की सरकार न बिहार में हुकूमत कर सकती, न यूपी में कर सकती, न महाराष्ट्र में कर सकती। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इंतजार की वजह से कर रही है। कि कान खोल के सुन लो, आंख खोल के देखो, समझो, आपस में गुफ्तगू करो कि क्या बात बोल रहा हूं। मुसलमानों के वोट डिवाइड किए जा रहे हैं, हसदन बीजेपी का रास्ता साफ हो रहा है, बीजेपी आ रही है। हमेशा हर रोज एक बात मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और बात यहां तक आ पहुंची, 2 दिन कबल उत्तर प्रदेश में हलाल गोश्त बेचने को मना कर दिया। सुनो, ये बहुत संगीन वाक़यात, ये वो वाक़यात है जो तुम्हारी और मेरे वजूद को धक्का दे सकते हैं। सुनो, समझो इस बात। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे जज्बात से खेलना नहीं चाहता। चंद हक़ाइक़ जो रोज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यहां पर सिर्फ मैं उस पर जोर देने ना आपके सामने हाजिर हुआ। एक बात याद रखो, अगर मैं ये कहूं कि यह शख्स बहुत अच्छा है, यह शख्स बहुत बदमाश है, तो इस गुफ्तगू की कोई बुनियाद होना चाहिए। ये अच्छा क्यों है, ये बदमाश, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि भाई तुम लोग घुटो, जागो, कांग्रेस को वोट डालो, मुझ पर लाजिम है कि मैं ईमानदारी से बता दूं कि वजह क्या है। मेरे दोस्तों, बात गौर से सुनिएगा। इस वक्त जो इलेक्शन तेलंगाना में है, उसके सिर्फ 2 फरीक हैं, 3-4 नहीं है। एक कांग्रेस, BRS, बीजेपी और साथ।
यह हकीकत है। इस बात को हमारे जहन में मजबूती की क्या चीज देती है, वो जनाब केसीआर साहब का गुज़िश्ता इनके रवैया, सियासी रवैया। एनआरसी का झगड़ा चला, आते चंद साल पहले हजारों की लाखों की तादाद में आसाम में मुसलमानों को बंद कर दिया गया। हर आदमी को डराया गया, धमकाया गया कि हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। याद है आप लोगों के पास ये हुआ है वाकया। उस वक्त मुसलमान बहुत परेशान थे। और मत भूलना ये बात, इस मुल्क के कई हिंदू हमारा साथ दिए, फख्र से मैं बात करता हूं। हिंदुस्तानियां बताई उन्हें, हमारी हुर्रियत का साथ दिया उन्होंने, हमारी रीढ़ की हड्डी का काम किया उसने। बहरहाल ये फितना है बाकी। इस वक्त पार्लियामेंट में जो एनआरसी बिल पेश हुआ, हमारी तवक्को थी, मेरी कम से कम थी, कि केसीआर उसके खिलाफ वोट डालेंगे। अफसोस, सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस, केसीआर ने अंडरहैंड डीलिंग की और वोट खिलाफ डालने के बदले वॉकआउट किया, तुम्हारी और मेरी आंखों में मिट्टी झोंकने की साथ। हालांकि ये डील थी, इसने हमारा साथ नहीं दिया, मत भूलो ये बात। वही तुम्हारा दोस्त है जो एनआरसी में तुम्हारे साथ दिया, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। आप इस बात को माने या ना माने, 370 आर्टिकल का मामला है। कश्मीरियों की जो इंफरादियत थी, उस मामले में भी केसीआर ने बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी का वाक़या आया, उस मामले में भी केसीआर ने बीजेपी का साथ दिया। यह हकीकत है जो होता है। उसके बाद हाल ही में ट्रिपल तलाक का मसला है, उसमें भी केसीआर ने साथ दिया। अब आप लोग सोचो इन बातों पर, ये हक़ाइक़ है जो मैं आपके सामने रखा हूं। आप सोचो क्या हुआ आपके साथ। क्या ये सही नहीं है कि केसीआर ने हमारे आंखों में मिट्टी झोंक दी? 12% खत्म हो गया। तो मंचिरियल के अंदर एक गरीब मुसलमान पर खड़ा रहा और उसने पूछा कि 12% का क्या हुआ, तो उसको कितना जलील किया गया, उसके वीडियो मौजूद हैं, शायद आपने देखा भी होगा। उसके बाप दादा को गिना गया। यार मत भूलो उसकी जिल्लत, उसकी बेइज्जती। तुम्हारी जिल्लत है, मेरी जिल्लत है। तो ये बात मैं कहूं भाई, आप लोग थोड़ा बाजू हट जाए ताकि मेरी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। तो ये हालात हुए। अब सुनिएगा इस गुज़िश्ता 9-10 सालों में क्या हुआ। यूपीएससी में के जो बोर्ड होता है, जो बॉडी होती है, उसमें हमेशा से एक मुसलमान मेंबर था, उसको खत्म कर दिया गया। तेलंगाना के यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होता था, खत्म कर दिया गया। हालात की संगीनियत बता रहा, किस तरीके से खामोश तरीके से जो है ना काम किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जिसमें हम फख्र करते हैं, उर्दू डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है। सुनो ये बात, सिर्फ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे आओ, लेक्चर दे दो, इस तरीके की बात, डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है।
अब दूसरी जो बातें हैं वो और संगीन। केसीआर ने कुछ ऐसे इक़दाम किए जो आपके मेरे वजूद को हिला देते हैं। इस दखन में, हैदराबाद में, शायद तेलंगाना में कई ऐसी इमारतें हैं जो हमारे असलाफ ने बनाए। एक के बाद दीगर केसीआर ने उन इमारतों को खत्म करने का सिलसिला शुरू। सबसे पहले हमला हुआ एरम मंदिर, उसके बाद हमला हुआ उस्मानिया हॉस्पिटल। अब लिस्ट के अंदर है टिब्बी कॉलेज, मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला औरतों का हॉस्पिटल था। फिर अल्लाह जाने, लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट और सारे दीगर इमारतें खत्म कर दी। अब अंदाजा इस बात से लगाओ, कि सेक्रेटेरिएट बना, वहां 2 मसाजिद थे। उस जगह बारामदी थी जिसको हम सेक्रेटेरिएट, मोतबदी थी जिसको हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं, उर्दू में मोतबदी कहते हैं, जो तकरीबन 150-200 साल से फंक्शन करती थी, जो महबूब अली बादशाह के ज़माने से वो इस रियासत की जो है नर्व सेंटर जो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मरकज़, उसको तोड़ दिया गया। मस्जिदों को इसलिए शहीद कर दिया गया कि वो वास्तु के खिलाफ थी। और ये 2 मस्जिदों तक इस मामला नहीं रुका। तेलंगाना में तकरीबन 9 मसाजिद को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता 60-70 साल की कांग्रेस के दौर में कितने मसाजिद शहीद नहीं हुए जो ये इस दौर में हुए। मेरा केसीआर से कोई जाती इख्तलाफ नहीं, मेरा उठ खड़े रहना सिर्फ और सिर्फ मेरी कौम की खातिर है। कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ इन बातों पर। वादा था कि मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, नहीं दिया, ना कोई एमपी दिया गया, ना कोई एमएलसी दिया। ये हकीकत है। अब इसके अलावा बाद वाक़यात में जो इंतहाई संगीन नौयत है, केसीआर जैसे ही हुकूमत संभाले उसके चंद महीनों में, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में वैन में थे, उनकी बिलबिलाती माएँ, उनके बिलबिलाते यतीम बच्चे, उनकी बेवा होने वाली औरतें, यार ये चिल्ला रही हैं। मत भूलो ये भी हमारा दोस्त है। ये उम्मत मरहुमा के ये भी अफराद थे। आपका मेरा ताल्लुक सबसे पहले इसलिए है कि आप और मैं उस उम्मत के अफराद हैं जिस पर हमने ईमान लाया। दोस्तों, ये बहुत संगीन बातें मैं आपके सामने रखूं। अब झगड़ा है हाथ का। ये हाथ आपके सामने है, 2 हाथ है। पहले एक हाथ जो आपके सामने है, ये हाथ को अगर आप वोट डालते हैं तो ये फिरका परस्ती के नडले पर है। अगर इस हाथ को आप वोट डालते हैं जो तुम्हारे को जलील कर रहा है, उसको जिल्लत के गार में ढकलने के लिए दें। दोस्तों, मैं हकीकत से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, बिल्कुल जिस तरीके से घर में बैठ के करते हैं गुफ्तगू उस तरीके से कर रहा हूं। बात यह है कि आप नहीं आया है चल बातें रखने के लिए। मेरी कोशिश यह है कि आप समझ जाए, इस वाक़े को समझ जाए। अब आवाज उठती है बीआरएस को वोट डालो, किस लिए? किस लिए? 9 मस्जिदों की शहादत के लिए? किस लिए? आलिम के बच्चों की गोली मारकर उनको शहीद कर देने की खुशी में? किस लिए? तो मुसलमानों के 40 कॉलेज बंद कर दिए गए, इसके लिए। एक फलसफा, एक बड़े बड़े फलसफी का कहना है
कि किसी कौम को ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके तालीमी इदारों को ख़त्म कर दो, ताकि कौम बिल्कुल जाहिल हो जाए, कौम आगे ना बढ़े। तो बात याद रखो, जो जिंदगी का पहिया है जिसमें मुसलमान फंसा हुआ है वो ये है कि तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारे पास तालीम नहीं है, तुम्हारे पास तालीम नहीं है, तुम नौकरी नहीं कर सकते हो, तुम नौकरी नहीं कर सकते हो, तरक्की नहीं कर सकते हो, लिहाजा फिर गरीब। आज देखो फलस्तीन में क्या हो रहा है। अगर मुसलमान तालीम याफ्ता होता तो मजाल थी इनको छीने का। दुआ करो कि उनकी बहादुरी है कि तकरीबन 45-47 दिन से इन्होंने बाहदा मुकाबला किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये फैसला आपका है। इलेक्शन में जमहूरियत में वोट जो वोट होता है वो इनफरादी फैसले का आप मती है, कोई जबर नहीं है, लेकिन इसके नताइज बहुत दुर्रस हैं। अगर 9 मसाजिद शहीद हुए, हो सकता है कि 10वीं भी हो, 40 कॉलेज बंद हुए तो हो सकता है कि 41वां कॉलेज भी बंद हो। सोचो ये बात। और मैंने जहां तक के मेरी कौम का मामला है, आप देख लो, आपके सामने सारा मंजर है, सिवाय मेरे कोई मुसलमानों का हक देने की बात नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारा हक मिल जाता है, खुदा की कसम ये मेरी नजात है इस दुनिया में और आने वाली दुनिया, ये मेरा ईमान। अफसोस होता है तो मुसलमानों को जलील किया जाता है, मुसलमानों की गुर्बत का इस्तेहसाल किया जाता है, मुसलमानों की बेबसी का इस्तेहसाल किया जाता है, उनकी बेबसी पर हंसा जाता है। दोस्तों, हालात दुरुस्त करने के लिए लाजिम यह है कि तुम लोग पहले तैयार हो जाओ अपने हालात को दुरुस्त करने के लिए। ये तय कर लो कि उन कुव्वतों के खिलाफ तुम सफारा हो जाओगे, मुत्तहिद हो जाओगे, एक हो जाओगे, उम्मत मुस्लिमा की तरह एक हो जाओगे, ताकि इनकी कुव्वतें तुम्हारे खिलाफ इनके खत्म बढ़ते हुए खत्म रुक जाए। सुनो और समझो, हालात बहुत संगीन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस मुल्क के आइन पर हमला है, उसको खत्म कर देने की बात हो रही है। आज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ बेल तक नहीं मिल रहे। तो समझो बात, सुनो बात, शायद फिर कोई तुम्हारे सामने ना आए, बातों को इतना साफ हो जाए। हालत बहुत संगीन है, बहुत संगीन है। मुसलमानों, नींद से उठ जाओ। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा खादिम हूं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम लोगों को जगाऊं, तुमको मुत्तहिद होने की मैं मजबूर करूं, तुम्हारे इत्तेहाद की दावत दूं। अल्लाह की कसम, इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं। तुम मुत्तहिद हो जाओगे, तुम कुव्वत बन जाओगे, तुम कुव्वत बन जाओगे, तुम्हारे दुश्मनों के कदम तुम्हारे तरफ बढ़ने से रुक जाएंगे। वाहिद तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बात यह है कि इंसान या कौम जलील नहीं होना चाहिए। अब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने 5 नमाजों के फराइज के साथ साथ एक छठा फरीदा मुझ पर आयद हो गया, वो इनको कैफर किरदार तक पहुंचाने का इंशाअल्लाह पहुंचा। आप लोगों की मदद से, आपकी दुआ से इनका रोजमर्रा का एक वसूल बन गया है। केसीआर साहब हाथ उठाते हैं और यह झुक कर प्यार करते हैं पूरे मजमे में। इसके माने क्या है कि अरे जलील मुसलमान,
तू ये काम का है, आ मेरे बोसा ले हाथ को। इंशाल्लाह पार्लियामेंट तक इलेक्शन नजदीक है, इनका सारा सिलसिला इंशाल्लाह एक के बाद एक सारा बताओ। इनसे मेरे ताल्लुकात 50-60 साल के हैं, मैं सारा जानता हूँ। अब सुना के मेरे खिलाफ प्रूफ लाने वाले। मेरा प्रूफ तो कुरान मजीद है, मेरा प्रूफ तो अल्लाह है, मेरा प्रूफ मेरी आखिरत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उस हाथ का बोसा लो जो हाथ यतीम के सिर पर जाता है, उस हाथ का बोसा लो जो गरीब को रोटी देता है, उस हाथ का बोसा लो जो डूबते को सहारा देता है। यार इस हाथ का बोसा नहीं लेते जो शहीद शुदा, जो टूटे हुए मस्जिदों के दर्द से जो भरा हुआ है, नहीं लेते यार। है कमबख्त, तुझको यह भी नहीं मालूम कि किस हाथ का बोसा लिया जाता है। जो चीज हमारे लिए और मेरी कौम के लिए जलील है, वो चीज इसके लिए इज्जत की बाइस है। हाथ बोसा लेना, पाँव को हाथ लगाना, साथ मंदिर को चले जाना, ये इसके पास सारी चीजें जायज, समझ गए? ये उसकी जातियाती है, वो करेगा, अल्लाह के पास को जवाब देगा। बोलना इसलिए है कि पूरे बड़े मजमे में, हजारों के मजमे में, और वो तस्वीर वीडियो में है, वो तस्वीर अखबारों में छपती है, आप चाहते हैं बोसा लेते हाथ का, किस लिए? कोई बुजुर्ग का हाथ था? हाँ? कोई हाफिज कुरान का हाथ था? कोई दुआ में हाथ उठने वाला हाथ था? क्या था? अब आगे नहीं बोलता कि वो हाथ क्या है। दोस्तों, जिल्लत अच्छी चीज नहीं होती। दोस्तों, सबसे ज्यादा गलीज चीज जिल्लत है। जिंदगी के अंदर इज्जत की एक दिन 100 साल के जिल्लत के दिन से अच्छी होती है। बोलना यह है कि आप लोग इन चीजों से नफरत करो, नफरत करो। है ला इलाहा के वारिस, जिल्लत तेरा मुकद्दर नहीं हो सकती, खुदा की कसम। अबस है वो शिकवे तकदीर यद्दा, तू खुद तकदीर यद्दा क्यों नहीं है? तू अल्लाह का मंशा बन जा मुत्तहिद होकर, तू तेलंगाना पे शाहजहां मुत्तहिद होकर, तेरे इत्तेहाद से हुकूमतों के जरूर हिल जाए। नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है तुम लोगों से कि तुम उस हाथ को अपनाओगे जो हाथ कम्युनिज्म के नजर पर है। मुझे यकीन है मेरे बरादरी से, मेरी कौम से, ये गरीब मुसलमानों से, कि मस्जिद तोड़ने वालों को वोट नहीं डाला था, नहीं डालेगा। आलेर में कत्ल करने वालों को वोट नहीं डाला जाता, नहीं डालेंगे। मस्जिद तुम्हारी है, काम मेरा है बोलना। मैंने हर बात बोलकर तुम्हारे सामने रखी। कोई बात के मामले बोलने में मैंने पीछे नहीं हटा। जहां तक मेरी जात पर हमला शुरू हुआ है, उसका निगहबान अल्लाह ताला है। मैंने उसके कलाम पर हाथ रख के हलफ उठाया है। मेरा निगहबान वो है, मेरा ईमान है ये। और लहा ये कि मैंने कहा मेरे 5 फराइज के साथ एक छठा नमाजों के साथ एक फरीदा और एक मुझ पर आयद हो गया। इसको कैफर किरदार तक पहुंचाने का यकीनन कानूनी तौर पर कैफर किरदार पूछा। अल्लाह ताला इस मामले में मेरी शख्सियत को बेदाग रखा है। मेरी रोटी इज्जत से अल्लाह ताला देता है। इस सारे तेलंगाना के लोग जानते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं तुम लोगों का कि तुमने मुझे इज्जत बख्शी। इज्जो मंतशा व जिल्लो मंतशा, इज्जो मंतशा व जिल्लो मंतशा। अगर तुम लोग मुत्तहिद हो जाए तो मैं कामयाब।
अगर तुम मुस्तैद हो जाओ तो अल्लाह के नबी का मंशा कामयाब। अगर तुम मुंतशिर हो जाओ, खुदा ना खास्ता ये उम्मत तकलीफ में रहेगी। एक ही रास्ता है, वो अपने छोटे अख्तलाफात को अपनी जगह रखें, लेकिन कौम के मसाइल में एक जगह हो जाओ। कौम अपनी गरीब है, कौम अपनी गरीब है, हम बेकस हैं, मजबूर हैं। तुम मुत्तहिद हो जाओ, यह हक तुम्हारा है, यह हक तुम्हारा है, यह इक़दाम तुम्हारे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हक का आखिरी पैगाम हो तुम लोग और हम। गुमराही हमारी मंजिल नहीं है, जिल्लत हमारी मंजिल नहीं। नहीं, गुर्बत के माने दलील होना नहीं है। नहीं, गुर्बत के मामले कमजोर होना नहीं है। अगर तुम गरीब है, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद के जरिए ताकत अपना लो। मेरी इतनी ही बात है। मेरे कई दोस्त आए हुए हैं, बुजुर्ग, बड़े बड़े जो है ना दानिश्वर है, कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार हैं। मैंने आपका काफी वक्त लिया, तकरीबन 40 मिनट हो रहे। माफ कर देना अगर मैंने अपने हुदूद को तजावुज किया है। मेरे दोस्तों, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, मुझको जो खींचना है, ये तो तुम लोगों की मोहब्बत है जो मुझको खींचना है। मेरी तड़प है मेरी कौम के लिए। उठो यार, उठो, दिन में से उठ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ यार, मुत्तहिद हो जाओ। उस हाथ की तरफ बढ़ जाओ जो हाथ कम्युनिज्म के लड़ने पर है। खुदारा समझो वाकयात और हालात। पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। अभी मैंने कहा यूपी के अंदर हलाल खाने के गोश्त को जो है ना बंद कर दिया गया है। समझो, केसीआर ने कभी इन हुकूमतों के खिलाफ बात नहीं की। पार्लियामेंट में हमेशा इनकी सपोर्ट के ऊपर जो है ना रहा। 12 साल से जो शख्स अपने वादा शुदा बातों को पूरा नहीं किया, तो मजीद किस लिए उसके करीब जाओगे और किस लिए जाना चाहिए, ये सोचो तुम। इसके साथ साथ मैं आखिरी में आप सबसे का शुक्रगुजार हूं कि इतनी देर आपने दी मुझको, और मैं खुश हूं कि आपसे मैंने खुलकर गुफ्तगू की है। जो मेरे ख्यालात थे आप तक पहुंचाया है। अगर मैं बात सही बोलता हूं तो अपना लो, अगर बात सही नहीं बोलता हूं तो रख कर दो। अगर मेरी बात मुसलमानों के और इस उम्मत के हक में नहीं है, मत मानो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो मस्जिद शहीद के उनका साथ मत दो उनका साथ। ध्यान आती है, अल्लाह के पास भी जवाब दे हो जाओगे। याद रखो एक बात। फिर एक बार, ऐ ला इलाहा के वारिस, जिल्लत तेरा मुकद्दर नहीं है। नहीं है, तेरी मंजिल और है। तू हुमाका है शिकारी, ये इब्तिदा है तेरी। नहीं मछलियात से खाली, ये जहान मुर्गों में। नहीं, तू हुमाका है शिकारी। गरीब है, सच है, कमजोर है, सच है। अल्लाह पे भरोसा है। हम चाहते ये है कि अल्लाह के फजल हम पे रहे। सलाम का जवाब ही नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। आज के इसमें अभी आप लोगों के बीच में बाबा सिद्दीकी साहब, जो महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर हैं और जानी मानी हस्ती हैं। आप तमाम लोग, मुझे लगता है कि टीवियों में और अखबारों के जरिए से या सोशल मीडिया के जरिए से बाबा सिद्दीकी साहब को जानते होंगे। तो हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई और बिहार में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर डॉक्टर शकील अहमद खान साहब हैं। साथ में अभी बाबा सिद्दीकी साहब हैं। हमारे गद्दम प्रसाद साहब हैं और निजाम फौजदार साहब हैं और बहुत सारे जिम्मेदार हजरात हैं पे
दाइस पे मौजूद हैं, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं लंबी तकरीर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से आप लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को बताया गया था कि 7 साढ़े 7 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। जब निकले वहां से तो पता चला कि 2.5 घंटे का रास्ता है। इतनी ट्रैफिक थी तो हम लोग को पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। बहरहाल अब जब पहुंच ही गए तो कुछ लम्हे आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि पूरे तेलंगाना में जगह जगह पे इलेक्शन का कैंपेन हो रहा है। तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम में भी चुनाव हो रहा है। 2 जगह चुनाव हो चुका है, कल राजस्थान में चुनाव होने वाला है और आखिर में यहाँ 30 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है। चारों जगह में जाने का मौका मिला, चारों जगह कैंपेन करने का मौका मिला। कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ लगातार दौरे पे थे। एक चीज आप लोगों को मैं यकीन से बता देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, चारों जगह पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चारों जगह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 10 साल से हम तेलंगाना में सत्ता में नहीं है। जब से तेलंगाना बना है, जब से हम लोग सत्ता में नहीं आए, ये हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है यहाँ पर। क्योंकि हम ही लोग थे, वो सोनिया गांधी जी थी, वो मनमोहन सिंह साहब थे जो तेलंगाना वालों को तेलंगाना दिया। उसके बावजूद भी हम लोग 10 साल से सत्ता में नहीं है। अब जब पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस की तरफ देख रहा है, हिमाचल में हम लोग जीत चुके हैं, कर्नाटका में इतनी भारी जीत हमारी हुई है, चारों स्टेट में हम लोग जीतते जा रहे हैं, तो सारा हिंदुस्तान तेलंगाना की तरफ देख रहा है। वो जानना चाहता है कि तेलंगाना की आवाम क्या मैसेज देना चाहती है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का मतलब 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। तो आप लोगों को तय करना है, तेलंगाना के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस को बिठाना है या नहीं बिठाना है। तो हम लोग लगातार पिछले 10-15 दिन से यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। जहां जहां भी गए एकदम साफ है, कांग्रेस की लहर चल रही है। हर जगह लोग कह रहे हैं कांग्रेस को वापस लाना है। बीआरएस से तंग आ चुके हैं, केसीआर के झूठ से तंग आ चुके हैं, एमआईएम की सांठगांठ से तंग आ चुके हैं। ये जो गठबंधन, वो अनडिक्लेयर्ड गठबंधन तो चल रहा है, बीजेपी का, बीआरएस का और एमआईएम का, आप तमाम लोगों को पता है। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। आप तमाम लोगों को पता है किस तरह से बिना बताए, बिना डिक्लेयर किए ये तीनों पार्टी की सांठगांठ चल रही है। तीनों पार्टी का एक गठबंधन चल रहा है। किस तरह से यहाँ पे जो पार्टी है यहाँ से जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, बिहार में लड़ती है, महाराष्ट्र में लड़ती है, लेकिन तेलंगाना में 7 सीट पे या 8 सीट पे चुनाव लड़ती है। बीआरएस आप लोगों को लगातार 10 साल पहले के चुनाव में, 5 साल पहले के चुनाव में मुसलमानों के साथ साथ पूरी आवाम के साथ बहुत सारे उन्होंने वायदे किए थे। अब उनका रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम आया है। हम लगातार उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने वायदे जो 10 साल पहले आप किए थे, 5 साल पहले जो वायदे किए थे, क्या हुआ उसका? 12% की बात आपने की थी, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने की आपने बात की थी, माइनॉरिटीज कमीशन को आप जुडिशियल पावर देने की बात की थी, आप हमारे जमीनें वापस दिलाने की बात की थी, हमारे प्रोटेक्शन की बात की थी। अब पता नहीं कितने स्कीम्स आप मुसलमानों को और दूसरे लोगों को भी आपने वायदे किए थे। आज दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं, बीआरएस से और बीआरएस को जो सपोर्ट करती है एमआईएम से, कहां चले गया आपका माइनॉरिटीज कमीशन का वादा? कहां गया वक्फ बोर्ड का वायदा? 12% का कहां गया वादा? अलाइड एनकाउंटर होता है, माइनॉरिटीज कमीशन वहां पे कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है। फरवरी के महीने में एक खदीर साहब को लॉकअप का डेथ हो जाता है, लेकिन माइनॉरिटीज कमीशन एक्टिव नहीं रहती है। मैं कर्नाटक से आता हूं, आप कर्नाटक चल के देखिए, आप कर्नाटक चल के देखिए, माइनॉरिटीज कमीशन को भी क्वासी जुडिशियल पावर हम लोगों ने दिया है। वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर हूं, वहां भी वक्फ बोर्ड को भी जुडिशियल पावर दिया है। वक्फ बोर्ड में हमारे ट्राइब्यूनल्स चलते हैं,
लेकिन जो लोग दावे करते हैं, मुसलमानों के वोट के ठेकेदार बनते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के सियासी फिजा जो खराब करते हैं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड तो हमारे सामने देखिए। 5 साल कंप्लीट होने पर रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए ना। इलेक्शन के टाइम पे वायदे होते हैं, 5 साल के शासन के बाद, 5 साल के रूल के बाद रिपोर्ट कार्ड सामने रखना चाहिए। यहाँ तो 10 साल हो गए। रिपोर्ट कार्ड जब बाहर आ रहा है, कम से कम हम लोगों से जो वायदे किए गए थे उसमें 5%, 10% तो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, जो बोलती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, और उतना ही बोलती है जितना वो कर सकती है। कर्नाटक के चुनाव हुए 5-6 महीने पहले हम लोगों ने 5 गारंटी वहां पे अनाउंस की थी। हम लोगों ने बोला कि खवातीन को 2000 रुपए महीना देंगे, हम लोगों ने कई वहां पे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, खवातीन फ्री बस पास लेके जाएंगे, 5 हम लोगों ने गारंटी वहां पे अनाउंस की थी। जैसे ही चुनाव हुआ पहले कैबिनेट में हम लोग 5 गारंटी हम लोगों ने पास किया और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज यहाँ पर भी तेलंगाना में हम लोग 6 गारंटीज अनाउंस किए हैं। 6 में अलग अलग डिवीजन है, 13 गारंटीज है टोटल है। और वो 13 गारंटीज सबके लिए है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, ट्राइबल्स, ओबीसी सबके लिए है। उसके अलावा ओबीसी डिक्लेरेशन हम लोगों ने किया, उसके अलावा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हम लोगों ने किया, उसके अलावा हम लोगों ने SC ST का डिक्लेरेशन भी किया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में हमने खासकर बोला 2000 करोड़ TRS की गवर्नमेंट दे रही है। माइनॉरिटीज के लिए 2000 करोड़ सालाना TRS की गवर्नमेंट दे रही है। हम लोगों ने ऐलान किया हमारी सरकार आएगी तो हम सालाना 4000 करोड़ रुपए हमारे बजट में हम माइनॉरिटीज के लिए निकाल कर रखेंगे। और उसके अलावा 1000 करोड़ रुपए जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए हम 1000 करोड़ रुपए हर साल में निकाल के रखेंगे, ताकि उनको छोटे मोटे लोन्स मिले, छोटे मोटे कारोबार करे, अपना खुद का धंधा स्टार्ट करे, ऑटो खरीदे, और जो कुछ भी वो छोटा मोटा सामान खरीद कर एक छोटा मोटा यूनिट डालकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। उसके लिए 1000 करोड़ रुपए, यानी कि 5 साल में 5000 करोड़ रुपए अलग से हम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए निकाल के रखे। माइनॉरिटीज कमीशन का वादा उसमें है, वक्फ बोर्ड का वादा उसमें है, तमाम एनक्रोच जमीन वापस लाने का वादा उसमें है। और उन्होंने कहा जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, उसको हम जमीन भी देंगे, और जमीन के साथ में 5 लाख रुपए भी उनको देंगे अपना घर बन लेने के लिए। और स्कीमों में जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, जो 10th पास करते हैं उनके लिए 10-12 हजार रुपए, +2 पास करते हैं उनके लिए अलग 25,000 रुपए, ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते हैं उनको 1 लाख रुपए, ये अनाउंसमेंट हम लोगों ने किए हैं। और ये जनरल जो स्टूडेंट्स को देते हैं, उसके अलावा मुसलमान और खासकर माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अनाउंसमेंट किए। आप लोगों ने हमारे यहाँ शादी भाग्य करके बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ शादी मुबारक बोलते हैं। KCR उसको 1 लाख रुपए, जो शादीशुदा जोड़ा रहता है, जो नई शादी होती है, उनकी 1 लाख रुपए दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया हम सत्ता में आएंगे, जो भी नया जोड़ा रहेगा, जिसकी शादी नहीं होगी, जो गरीब रहेंगे, उसको 1,60,000 रुपए हम देंगे। और ये तो मुसलमानों के लिए हुआ। जनरल हम लोगों ने कहा जिसके घर में अंधेरा है, जिसकी जिंदगी में अंधेरा है, सोनिया गांधी ने कहा उनके घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए, उनकी बिजली की तार कट नहीं होना चाहिए। जैसा पूरी दुनिया को बिजली मिलती है, उसी तरह हर गरीब को, तेलंगाना के हर गरीब को बिजली मिलना चाहिए। इसलिए ये अनाउंस किया कि 200 यूनिट फ्री, हर गरीब के घर में 200 यूनिट फ्री हम मिले। ना कोई बिजली की बिल आएगी, ना लाइन मैन आएगा, ना तार कट करके जाएगा। हम लोगों ने कहा सारे औरतें जितने तेलंगाना के हैं, जो RTC के बसेस है, जो ट्रांसपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसमें फ्री घूमेंगे। कई ऐसे वादे हम लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं कर्नाटक से आता हूं, आइए हमारी सरकार को देखिए। जैसे हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में हम लोगों ने सारे वादे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब जिस दिन तेलंगाना में सरकार बनेगी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऐलान किया, राहुल गांधी जी ने ऐलान किया, जैसे ही सरकार बनेगी पहले कैबिनेट
कैबिनेट में हम इसको पास करेंगे और इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, इससे ऊपर उठ के भी हम लोगों को कई बातें करना है, सोचना है। आज दुनिया में क्या हो रहा है वो एक तरफ है, हिंदुस्तान किस दौर से गुजर रहा है आप लोगों को सोचना पड़ेगा, कैसे नाजुक हालात से हम लोग गुजर रहे हैं आप लोगों को सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पे क्या क्या हो रहा है। आपके बगल के स्टेट पे कर्नाटका में जब भाजपा की सरकार थी, कौन से इश्यूज उन्होंने लेके आया, कभी लव जिहाद, कभी हिजाब, कभी अज़ान का, कभी हलाल का, ऐसे ऐसे मसले जो लोगों को बांटने वाले हैं, जो माइनॉरिटीज को और खासकर मुसलमान को टारगेट करने वाले मसले बार बार लेके आते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है हिंदुस्तान एक फूलों को गुच्छा है, इसमें हर तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऊंची जात, नीचे जात, ब्राह्मण, दलित, ट्राइबल, अलग अलग बोली बोलने वाले सब रहते हैं। सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, हमारे संविधान से रूल होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां हम लोग जोड़ने का काम करते हैं वहां पर तोड़ने का काम करती है। जहां जहां इनके सरकारें हैं आप लोगों ने देखा है किस तरीके की हरकतें करते हैं, किस तरह से ये शासन चलाते हैं। लेकिन मैं यहाँ भाजपा की क्यों बात कर रहा हूँ, क्या भाजपा तो इतनी मजबूत नहीं है, उनको तो 4 या 5 सीट आने वाले हैं, वो तो गई काम से यहाँ पे तेलंगाना में। लेकिन भाजपा को जो पार्टी साथ दे रही है, बीआरएस जो भाजपा को लगातार जो साथ दे रही है, अब बीआरएस के साथ में एमआईएम जो लगातार भाजपा को जो भाजपा को साथ दे रही है, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आप यहाँ पर इतने मजीदे शहीद हुए, कौन जिम्मेदार उसके, अलायड एनकाउंटर के कौन जिम्मेदार, 12% जो वायदा किया था वो कहां चले गया, ये तो है ही है। मैं कांग्रेस का विप हूं राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टियों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता हूं मैं। इंडिया अलायंस जो बना है उसमें काफी कोऑर्डिनेशन का काम मेरे जिम्मे है। जब हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे अपोजिशन पार्टीज को एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जब कोशिश करते हैं, जब वोटिंग जो अलग अलग बिल पे जब वोटिंग का मामला आता है, जब हम पलट के देखते हैं बीआरएस के लीडरों को, बीआरएस के एमपीज को, या तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे रहते हैं, या न तो लोकसभा राज्यसभा से बाहर भाग के जाके खड़े रहते हैं। उनको आप पूछिए, जो एमआईएम के लोग हैं और बीआरएस के लोग हैं, उन्होंने ट्रिपल तलाक में क्या पोजीशन लिया, ट्रिपल तलाक में भाजपा के साथ में वोटिंग की, आर्टिकल 370 में भाजपा के साथ में वोटिंग की, नोटबंदी के टाइम पे भाजपा के साथ में वोटिंग की, जीएसटी के टाइम पे भाजपा के साथ में वोटिंग की, काले कानून जो किसान के हैं उसके टाइम पे भाजपा के साथ में वोटिंग की, लेबर कोड से जो भाजपा के साथ में वोटिंग की। हम लोगों ने बार बार कहा बीजेपी के बिलों को पार्लियामेंट के अंदर गिराना चाहिए, उसके खिलाफ वोट करना चाहिए। लेकिन यहाँ आके घड़ियाली आंसू यहाँ पे निकालते हैं, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट के अंदर जाके भाजपा के गोद में बैठने का काम करते हैं। हमें नरेंद्र मोदी से जो ओपन दुश्मन है, अकलियतों का, दलितों का, पिछड़े वर्गों का और ट्राइबल लोगों का, ये छुपा हुआ दुश्मन है। वो बड़ा मोदी है तो इसका भाई छोटा मोदी है, चंद्रशेखर राव। तो इसीलिए भाजपा तो यहाँ हार रही है, लेकिन भाजपा आज क्यों इतनी कमजोर हो गई है, भाजपा क्यों कैंपेन आज नहीं कर रही है, भाजपा के लीडर्स यहाँ पे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्योंकि भाजपा चाहती है उनका छोटा भाई बीआरएस यहाँ पे जीते, चंद्रशेखर राव जीते। इस कॉन्स्पिरेसी को आप लोगों को समझना चाहिए। ये जो षड्यंत्र ये लोगों ने रचाया है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए। आखिरकार एमआईएम के नेता अलग अलग प्रदेश में जाके, अलग अलग स्टेट में जाके क्यों पोलराइज करके बीजेपी को जिताने का काम करते हैं? क्योंकि अंदर की जो सांकेत है, इस लोग को हम लोग, इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए। इसलिए हम लोग इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। आज हम लोग सारे लोग जब फैसला करने की घड़ी आई है, अगले 2-3 दिन का कैंपेन है, इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। सिर्फ भाजपा से ही लड़ना नहीं, भाजपा को जो ताकतवर बना रहे, जो ताकत उनको दे रहे हैं, उनके साथ में जो खड़े हुए हैं, वो हर ताकत को हम लोग को हराना है। आपके स्टेट में बीआरएस उसके साथ में खड़ी हुई है, आपके स्टेट में एमआईएम उनके साथ में खड़ी हुई है, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते रहती है।
हमारी लड़ाई सिर्फ तेलंगाना के हद तक नहीं है, हमारी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में है। 2023 में अगर हम कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आएगी, आप यकीन कीजिए 2024 में कांग्रेस सत्ता में दिल्ली में आएगी। पूरा हिंदुस्तान की एक ही मांग है, पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज, पूरे हिंदुस्तान के दलित, बैकवर्ड, किसान, स्टूडेंट्स, पूरे हिंदुस्तान की एक ही मांग है, भाई लाल किले पे कांग्रेस का तिरंगा परचम लहराना चाहिए। अगर आप लोग साथ देंगे 2023 में, अगले 3-4 दिन में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर आज यहाँ पे आप साथ देंगे, कांग्रेस की सत्ता में, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो मुझे यकीन है 2024 में हम लाल किले पे कांग्रेस का परचम लहराएंगे। बहुत सारे स्कीमों के बारे में बोला, किसान भी यहाँ बहुत सारे हैं। किसानों को जो है पहली बार कर्जा माफी अगर कोई पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी की थी। हमारी जब 2009 में हम लोग 4 में जीत किया और 9 में जीत किया, यूपीए की गवर्नमेंट बनी, जब हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफी किया था, छत्तीसगढ़ में जीते तो किसानों को कर्जा माफी किया, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जीते तो किसानों को माफी किया, कर्नाटक में किया, यहाँ पे भी 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफी हम लोगों ने माफ करने का वायदा हम लोगों ने किसानों से भी किया है। मतलब हमारे आप गारंटीज देखेंगे, हमारे डिक्लेरेशन देखेंगे, हर मजहब के लोग को, हर वर्ग के लोग को कुछ ना कुछ हमने वायदा किया है। तो दोस्तों, लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि बाबा सिद्दीकी साहब बहुत दूर से आए हैं। शकील साहब जैसा ने कहा, बिहार से आया हूं, प्यार का तोहफा लाया हूं। बाबा सिद्दीकी साहब प्यार के कई तोहफे और ढेर सारे तोहफे लेके आए होंगे, क्योंकि ये सबको प्यार बांटते हुए घूमते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका अपना नाम है, सारे खान इनके दोस्त हैं, इनके इशारों के नाम ऐसा नहीं बोलूंगा, सारे दोस्त नाम है इन्हें। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग घूम रहे हैं। हम लोगों को फिक्र इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी और आजादी के आंदोलन के टाइम पे हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं ने आजादी दिलाने के साथ साथ जो एक संविधान हम लोगों को दिया है, जो एक आइन हम लोगों को दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। जो डेमोक्रेसी इस देश में, जो जमहूरियत इस देश में उन्होंने एस्टेब्लिश की, उसके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। आज वो दिन आ गया है और हम लोगों को ये जरूरत है कि हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाएं, जमहूरियत को भी बचाएं। ये देश की मिली जुली जो सभ्यता है, जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, उसको भी हम लोग बचाएं। इस फिक्र से हम पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लोगों के बीच में ले जाके हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें, कांग्रेस को फिर से एक बार मजबूत करें, ताकि जो है पहले जिस तरह से हम लोग चैन और अमन से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जी रहे थे, उसी तरह से भाईचारा से लोग जिए। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने लेके निकला था, वो पैगाम हम लोग भी सबको देना चाहते हैं। हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लोगों से हाथ जुड़ाना ही नहीं, दिल से दिल भी जुड़ाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन सत्ता में आएंगे तो ये काम इजी होगा, ये काम आसान होगा। इसीलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश करते हुए कि आप तमाम लोग अपने भाई बंधुओं को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बात कर 30 तारीख को सारे एकजुट होके ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकल के हमारे भाई एक्स मिनिस्टर गड्डम प्रसाद साहब को वोट दें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीते। और आने वाले दिनों में सिर्फ आप लोगों के दिन नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 24 में जब कांग्रेस का परचम लहराएगा, फिर से दोबारा हिंदुस्तान में डेवलपमेंट के वोट, हिंदुस्तान डेवलपमेंट के वोट चले और सबके सुनहरे सपने साकार हो, कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। उपस्थित हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, हमारे भाई सैयद नासिर साहब जिनको आप लोग अभी सुन रहे थे, हमारे दूसरे भाई जिनका चेहरा देखो तो चांद याद आ जाता है, माशाल्लाह, शकील अहमद खान साहब। लेकिन इनको मुस्कुराते हुए देख लो तो सुबह सुबह देख लो तो क्या मजा आ जाए यार। शकील भाई हमेशा अल्लाह इनको इसी तरह हंसता रखे, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी बिहार के हैं और ये बिहार के हैं, तो भाईचारा है। और इसी तरह नासिर साहब से है के, और मैं तो ज्यादा ब्लंट हूँ, तो हमारी लोगों की थोड़ा जमती है माशाल्लाह।
अल्लाह इसी तरह जमाते रहे। महबूब आलम खान साहब जो यहाँ माशाल्लाह तकरीर करके गए, कांग्रेस के पक्ष के लिए मैं सुना बड़ी अच्छी बात की। डीसीसी, क्योंकि कांग्रेस का सिपाही हूं, सालों से हमें ये सिखाया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है वो मुखिया होता है। तो वो अंसारी साहब, अयूब अंसारी साहब कहाँ है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका इजाजत हो तो हम तकरीर करें। कॉन्स्टिट्यूंसी के चेयरमैन सरफराज नवाज साहब, अब्दुल वहीद मियाँ, इकबाल हुसैन साहब, हाजी पाशा, मेरे साथ यूथ कांग्रेस के बच्चे जो काम कर रहे हैं, एनएसवाई यूथ कांग्रेस का प्रोडक्ट हूँ, उसलिए चेतन, शैलेंद्र, यहाँ के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आलिम अंसारी, सरफराज नवाज, अब्दुल अलीम यूथ कांग्रेस के, अलीम अस्कती साहब हैदराबाद से। एक प्रॉब्लम हो जाता है कि सब कुछ इंसान बोल लिया होता है, फिर वो बोले क्या, मगर कुछ चीजें होती है। नासिर भाई ने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया, इससे पहले महबूब आलम खान साहब ने भी समझाया होगा, शकील भाई ने भी समझाया होगा। मैं 2-3 मीटिंग करते हुए आ रहा था, मुझे 1.5 घंटा लग गया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे पक्ष के बारे में और इस कैंडिडेट के बारे में। प्रसाद साहब, राइट, गद्दम प्रसाद साहब, देखिए आजकल का वक्त तो ऐसा है कि इंसान जीत जाता है तो भूल जाता है, राइट। मगर ये शख्सियत, आपकी बात ही नहीं करो, आप जीते ही नहीं हो। हाँ, तो मैं आपके कैंडिडेट के बारे में बोल रहा, बोलने तो दो, आप बोलने नहीं दोगे तो मैं कैसा बोलूंगा। तो मैंने कहा जो हमारे गैदाम प्रसाद जी हैं, किधर गए, चले गए हो, आ रहे, हाँ प्रचार में गए। तो मैंने जो उनके बारे में सुना हूं कि उनको बहुत कम वोट से शिकस्त मिली, 1,500 से 2,000 वोट से गिरे, 1200 वोट से, मगर इंसान ने मैदान नहीं छोड़ा। और जो शख्स शिकस्त पाने के बाद में भी अगर मैदान नहीं छोड़ा, तो अगर आप उसको जिता के दोगे तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। ये जो शख्स है प्रसाद, जो मेरे मालूमात ली, मैं तो मुंबई से आया हूं कि इससे पहले भी मंत्री था और इतना सादगी से बैठा था। नहीं तो नेता कैसे बैठते आपको पता होगा, क्योंकि एक नेता यहां भी मुसल्सल 10 साल से यहां मुख्यमंत्री भी बन के बैठा है, और एक शख्सियत और भी है। मैं भी आपको जज्बाती तकरीर कर सकता हूं, पर मेरे मजहब ने नहीं सिखाया कि आपको गलबलाऊं और जज्बाती तकरीर करूं, क्योंकि जो भी मैं कहूंगा मेरा दिल जानता है और मैं समझता हूं, क्योंकि आपने यह लिखा है कि अक़लियतों का फोरम है, तो मैं कहूंगा कि मेरी बदी और अमाल यहीं लिखे जाते हैं। मेरे जबान से अगर कुछ निकलेगा और अगर गलत निकलेगा तो हिसाब तो ऊपर होगा ही, तो वो हिसाब तो अल्लाह के घर में होगा। या हम जो आए हैं सियासी मंच है, तो सियासी बात करें तो अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शहर है हम लोगों के लिए होगा। मैं जब हम लोगों की बात करता हूं तो हिंदुस्तानियों की बात करता हूं। मैं कभी भी, क्योंकि हमारे पुरखों ने, मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान बनाया था, गंगा जमुना तहजीब का हिंदुस्तान बनाया था, जिसमें सब मिल के रहेंगे। और हमारे साथ शैलेंद्र भी है, शैलेंद्र भी है। आपको जो बोलना है बोल लीजिए, क्या होता है फ्लो खराब हो जाता है। 2 मिनट, आप शैलेंद्र भी है यहाँ, क्योंकि ये मंच जो होता है, ये गुलदस्ता जो सजाया जाता है, इसमें कमल भी होता है, गुलाब भी होता है, लोटस भी होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि ये हमारे पुरखों ने सिखाया है। मगर मैं एक शेर बोलना चाहूंगा, जब तक थे मुत्तहिद बड़े बावकार थे, हमने बिखर के खुद को तमाशा बना दिया। हमने बिखर के खुद को तमाशा बना दिया। और हम जब तक एक साथ रहेंगे, मैं समझता हूं कि किसी ने, एक विकाराबाद में भी एक मीटिंग हुई, एक शख्सियत है, उन्होंने बहुत कुछ गिनवाए कि हमने ये किया, हमने ये किया। मैं समझता हूं मैं कुछ नहीं करता हूं, करने की जात ऊपर वाले की होती। कोई इंसान किसी इंसान को क्या
देगा। इंसान तो एक बहाना है, परवरदिगार देता है जरूर, मगर जरिया बनाता है। मैं का घर खाली है, जरिया बनाता है, ऊपर वाला जरिया बनाता है। और जरिया जब बनाता है, अगर मेरे में अहंकार होगा तो मैं समझता हूं जब ऊपर वाला चाहेगा तभी कुछ होता है। हम लोग अगर एकत्र हो जाएंगे तो मैं समझता हूं ये जो लड़ाई है तेलंगाना में, ये लड़ाई सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल का मतलब है फाइनल आने के पहले एक सेमीफाइनल होता है। और सेमीफाइनल में जिस तरह हम लोग छत्तीसगढ़ में 10 से 12 दिन छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ से मेरे को ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी का मकसद ये है क्योंकि कांग्रेस का सिपाही हूं और बोलता हूं, और बोलने का मुझे लगता है कि मुझे बोलना भी चाहिए। जहां सही होता है, जहां गलत होता है, मेरे पक्ष में मैं भी बात रखता हूं, अकेलियों की बात भी रखता हूं, पिछड़ों की भी बात रखता हूं, हर एक की बात रखता हूं। और जहां नाइंसाफी होती है मैं बोलता हूं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ से भी आ रहा हूं, उसके बाद मैं राजस्थान गया, राजस्थान से आज तेलंगाना आया हूं, वहां भी सरकार बन रही है। यहां भी अगर थोड़ा आप लोग शक्ल डाल दोगे तो मैं समझता हूं सरकार बन जाएगी। हम लोगों में एक प्रॉब्लम और है कि हम लोग वोट देते हैं 50 से 55%, मैं समझता हूं। और बदकिस्मती ये है कि 50 से 55% देते हैं और हमारे में बखीली भी गुनाह कबीरा है। तो बखीली वोट में मत दीजिए मेरे भाई, क्योंकि वोट जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जो हमको ताकत दी है, जोश में होश मत कहना, मगर वो जोश को मतदान से आप लोग अगर वोट दोगे, तो अगर वोट का परसेंटेज बढ़ाओगे तो मैं समझता हूं प्रसाद साहब जो शख्स 1.5 से 12, कोई 1,500 बोल रहा है, कोई 1200 बोल रहा है, गिनती मुझे पता नहीं, वो जो कमी होगी मैं समझता हूँ। यहाँ जो लोग आए हैं, मैं ये जो मजमा था, मुझे यहाँ की फोटोग्राफ आई रास्ते में तो मैंने देखा, यहाँ मेरा एक बच्चा जो भेज रहा था तो बोला माशाल्लाह इतने लोग जमा हैं। तो अगर इतने लोग जमा हैं तो ये लोग अगर ये खाली तय कर ले कि हम लोग 20-20, 25-25 आदमी अगर हम तय कर ले कि हम हमारी जवाबदारी समझ के वोट डालेंगे, तो मैं समझ तो क्या हमको भी एक मिलेगा कि भाई हम भी पकड़ सकेंगे प्रसाद को, रेवंत रेड्डी जी को। क्योंकि आज जो हमारा अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अगर आप उनका इतिहास सुनोगे तो उनके साथ जो बीता है उसे बुरा लग जाता है। मैंने कहा बैठ जाइए भाई, आप पे भी नाइंसाफी होगी तो आपको भी कोई मंच मिलेगा, आप वहां भी बोल दीजिएगा भैया। इस तरह की आजमाइश बहुत होगी, आपको पता होगा ये तरह की आजमाइश होगी। आप जब वोट देने जाओगे तो भी आपको कोशिश की जाएगी, बहुत के बोलेंगे बहुत लाइन है, मगर अपने को इसलिए कहता हूं जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जिस दिन आप इसलिए गुस्सा आराम करार दिया गया है। और हमारे में यहाँ प्रसाद साहब नहीं है, नहीं तो क्या होता मैं आपको बताता कि हमारे में हदीस है कि अगर 40 घर साउथ और 40 घर वेस्ट में, ईस्ट में चेतन, अगर कोई खाना नहीं खाया हो तो ऐसा नहीं है कि कौन सी समाज का है, हमारे लिए निवाला हराम है। हम तो वो लोग हैं जो मोहब्बत बांटते हैं। और खड़गे जी जो है हमारे अध्यक्ष, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की, सोनिया जी, प्रियंका जी, सभी लोग हमारे घूम रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि एक एक सीट इंपॉर्टेंट है, एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई बिहार से आया है, क्यों आए हैं कि सब मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएं। और एक शेर जो मुझे हमेशा आता है, मगर इससे आपको इसको वोट में तकसीम करना है, अलग तरीके से नहीं करना है। खामोशी मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोशी मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दे। कोहरा मचाने का मतलब कोहरा नहीं मचाना, वोटों में कोहरा मचाना, कि दब दबा के वोट डालना, ताकि ऐसा हो कि जब यहाँ से डब्बा खुले और यहाँ की समाज की बात हो तो प्रसाद साहब को भी ऐसा हो। तो नासिर भाई ने कहा कि भाई 4,000 करोड़ रुपए का बजट होगा, तो भाई हमको पैसे में मत बोलो हमारे समाज को। नासिर भाई अगर वो होते तो मैं बताता। मस्कती भाई आप भी बात करिएगा कि भाई हमारे लोगों को एजुकेशन देना,
4,000 का 5,000 कराना। अगर एजुकेशन होगा, जैसे अब लिखा गया है कि चीन तक में भी जाना पड़े इल्म के लिए, और बच्चे लोग जो उर्दू पढ़ते, अरबी पढ़ते, अच्छी जबान है, मगर इंग्लिश पढ़ना उतना ही जरूरी है, क्योंकि विश्व में आप जाओगे, आगे आप अपने बच्चों का बच्चियों को पढ़ाना। शकील भाई ने अपने क्षेत्र में बिहार के एक ऐसे जगह से ये विधायक है कि उन्होंने कटिहार में बच्चियों के लिए खुद की जमीन देके, मतलब इतने साहिबे माल नहीं है, मगर खुद की जमीन देके, खुद की जमीन बेच के स्कूल चालू किए माशाल्लाह, और बच्चियों का स्कूल है, ग्राउंड फ्लोर बना है, पहला माला। तो ये विचार के लोग कांग्रेस में हैं, बोलने का मतलब ये है। तो मेरी आपसे ये विनती है, आगे भी जाना है। रात को हम लोगों के लिए क्या होता है कि ये टाइम सकरात का आ गया, लास्ट 3-4 दिन में वो बहुत खेल होगा, और यहाँ तेलंगाना में तो इतना खेल होता है कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई को भी शर्म आ जावे, इतना खेल होता है। और ये खेल से आपको बचना है। तो देखिए, ये जो खेल होगा ये एक वक्त का खेल है, आपको आपका मुस्तकबिल सोचना है, और मुस्तकबिल सोचना है आपने अगर अपनी जिंदगी जी भी ली हो तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल अगर आपको सोचना है। और अगर आज आपने अगर आपने हमारे कहने पे या हमारे बोलने पे अली भाई, महबूब आलम, शकील भाई, नासिर भाई या और भी लोगों ने बोला होगा, उनके बोलने पे अगर आपने वोट दिया तो हमारी भी जवाबदारी होगी, हम भी पकड़ेंगे उनको, कहेंगे भाई प्रसाद जी, रेवंत जी, आपने तो कहा था, हम किस मुंह से जाएंगे, हम किस मुंह से जाएंगे। तो मेहरबानी करके मेरी आपसे कोशिश है कि आप लोग जो इतने देर से बैठे हैं, मैं समझता हूँ 3 घंटे से, कुछ लोगों ने खाना खाया होगा, कुछ लोगों ने खाना नहीं भी खाया होगा। मैं तो कहूँगा कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे, उनके भी ज़मीर जगाए कि सही मानों में अगर कहाँ सही होंगे। तो हमारी आदत नहीं कि आपके बारे में कुछ भी बोलना, क्योंकि हम आपका एहतराम करते हैं, तो आप भी एहतराम कीजिए। मैं समझता हूँ मोहब्बत तो अभी की बहुत सी चीजें बात करने की, मैं बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि सियासी मंच में जो हो, अगर एक डिबेट हो तो हम डिबेट कर सके। और मैं खास तौर पे आज जो ये मजमा आया है, मैं समझता हूँ यहाँ के लोग अगर सब लोग पूरे घर 90%, 85-95% इंशाल्लाह अगर वोट दे देंगे तो ये 1,500-2 हजार 10,000 में हो जाएगा, और यहाँ की हवा और जगह जाएगी तो मैं समझता और भी 2-4 सीट निकलेगी। इसी तरह बूंद बूंद से बोलते ना दरिया बनती है, सागर बनता है। चेतन सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है। तो मैं आपका इजाजत लूंगा, आप लोग बहुत देर रुके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।